अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके सच्चे वाक़यात के साथ मैं हूँ जवाद अहमद। आज मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ ये मुझे अवैस चौहान ने भेजा है। वो लिखते हैं कि मैं ज़िला शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। बुनियादी तौर पर हम एक गांव में रहते थे, लेकिन हमारी फैमिली बड़ी होने की वजह से हमें नया घर बनाना पड़ा, जो कि गांव और शहर के दरमियान वाक़ था, जिसके आसपास कोई आबादी तो नहीं थी बल्कि हमारी अपनी ही ज़मीनें मौजूद थी। शहर से गांव की तरफ चलने वाले कच्चे रास्ते पर हमारा घर पड़ता था। घर की तरफ दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जो कि कॉलोनी के अंदर से गुजरता था, जबकि दूसरा कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरता था, जिस पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान मौजूद था। ये कब्रिस्तान सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा था, इसीलिए इलाके के लोग इसे टब्बा कहते थे। एक रात की बात है, मेरे अब्बू मेरी नानी की अयादत करके अस्पताल से वापस आ रहे थे। रात को वापसी आते हुए उन्हें खासी देर हो गई, तो कॉलोनी वालों ने उन्हें नए रास्ते से गुजरने पर मना कर दिया, तो मजबूरन उन्हें कब्रिस्तान वाले रास्ते पर घर आना पड़ा। इस रास्ते से आने के लिए मोटरवे से उतरकर सीधा आगे की तरफ बढ़ना होता है। कच्ची सड़क के दाईं तरफ कब्रिस्तान, जबकि बाईं तरफ बागात थे। जबकि कब्रिस्तान के इख्तिताम पर छोटे से गंदे नाले का एक पुल भी आता था। रात के तकरीबन जब 1 बजे अब्बू घर आए तो वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। गाड़ी से निकलते ही वो जल्दी से वॉशरूम चले गए और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आए तो हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप इतने खौफजदा क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और मेरे साथ बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया है। उन्होंने बताया कि मैं अभी मोटरवे से उतरकर कॉलोनी की तरफ बढ़ा ही था कि कॉलोनी के गार्ड ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मैंने गाड़ी कब्रिस्तान वाले कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। दिल में खौफ तो था, लेकिन गाड़ी में खुद को महफूज तसव्वुर कर रहा था। अभी मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई और ये देखने लगा कि इतनी रात को मुझे कौन पुकार रहा है। शायद मेरा कोई जानने वाला तो नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरी सास गाड़ी के करीब आई और बोली, बेटा रफ़ाकत जल्दी करो, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं जो मुझसे ज़ेवरात छीन लेना चाहते हैं। मैं हैरान तो बहुत हुआ कि मैं अभी इनके अयादत करके अस्पताल से लौट रहा हूँ और ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई। लेकिन वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे बोली कि गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने भी मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। अभी कब्रिस्तान के बाद नाले के पुल पर पहुंचा ही था कि मेरी नज़र सीट पर पड़ी जिस पर तुम्हारी नानी बैठी हुई थी। लेकिन क्या देखता हूँ कि वो सीट बिल्कुल खाली पड़ी है और गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे शोले उड़ते हुए दिखाई दिए और किसी के कहकों की आवाज़ मुसलसल सुनाई देने लगी। मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी को भगाकर घर पहुंचाऊं। अपने अब्बू के मुंह से यह वाक़या सुनकर हम पूरी तरह खौफजदा हो गए और आइंदा से कभी भी कब्रिस्तान वाले इस रास्ते को इस्तेमाल करने से तौबा कर ली, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी शार्ट था, इसीलिए हम इसी का ही इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उसके बाद कभी भी हमने इस रास्ते पर आने का रिस्क नहीं लिया। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट वगैरह ना लें, चाहे वो ज़िंदगी में बढ़ने का कोई शॉर्टकट हो या कोई रास्ता हो जो शॉर्ट हो। आपकी जान से बढ़कर कोई भी चीज़ कीमती नहीं है, तो अपनी जान की हिफाजत करें और जितना हो सके एहतियात करें। एक और वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझे तैयब हुसैन ने भेजा है। वो लिखते हैं कि उस वक्त मैं चौथी क्लास में था जब मैं अपनी वालदा के साथ अपनी खाला की तरफ गया था। मेरी खाला ने अपने बड़े बेटे को कहा कि बाज़ार से चाय की पत्ती वगैरह लेकर आओ, तो मेरा खालाजाद भाई मुझे भी अपने साथ ले गया। बाज़ार घर से काफ़ी दूर था, रास्ता भी वीरान और सुनसान था। रास्ते में दरख्त, मैदान और पहाड़ भी थे। हम साइकिल पर जा रहे थे। शाम होने वाली थी।
واپسی پر شام اور گہری ہوتی گئی، مگر چیزیں اب بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سائیکل پر واپس آ رہے تھے کہ رستے پر سائیکل کے دونوں ٹائر پنچر ہو گئے۔ میرا کزن یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ دونوں ٹائر ایک ساتھ کیسے پنچر ہو سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آس پاس بہت سارے اونچے اور گھنے درختوں کے جھنڈ تھے جن کی شاخیں زمین تک آ رہی تھیں۔ اسی جھنڈ سے اچانک ایک بچہ باہر نکل آیا اور کھڑے ہو کر رونے لگا۔ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ میرا دھیان کسی غیبی مخلوق کی طرف گیا ہی نہیں۔ میرے کزن نے جب بچے کے رونے کی آواز سنی تو وہ ٹائروں سے توجہ ہٹا کر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ شاید یہ سمجھا کہ بچہ یہاں پہ پہلے سے ہی کھڑا تھا اور کسی کا بچہ شاید گم ہو گیا ہے۔ وہ اس بچے کی طرف بڑھا۔ وہ بچہ تقریباً 5 سال کا ہوگا اور وہ مسلسل اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ میرا کزن جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اس کو اٹھانے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھائے تو وہ بچہ روتا ہوا اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی آواز بھاری ہوتی چلی گئی۔ وہ آواز مجھ تک آ رہی تھی اور میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا کزن اچانک رک گیا۔ بقول اس کے پیر زمین میں جکڑ گئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اس بچے کا قد بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ قد بڑھتے بڑھتے میرے کزن کے برابر ہو گیا۔ میرا کزن چیخیں مارتا ہوا مجھے اور سائیکل کو چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگا۔ اب وہ بچہ پھر سے اپنے اسی قد پر آ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ میں نے بچے کو چھوڑ کر کزن کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھر پہنچا تو کزن چارپائی پر بے ہوش پڑا تھا اور سب رو رہے تھے۔ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور علاقے کے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ اس مولوی صاحب نے کزن کو دم کیا، مگر میرا کزن کافی ہفتے بیمار رہا۔ امید کرتا ہوں یہ واقعات آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اور ان واقعات سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک یا سچا واقعہ پیش آ چکا ہے تو مجھے میرے ای میل اور نمبر پر بھیجیں۔ ڈسکرپشن میں میرا ای میل اور نمبر موجود ہے۔ مزید ایسے سچے اور خوفناک واقعات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو اور ایک اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔